नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, ना कभी त्योहार ना छुट्टी, है उसको आराम हराम। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा ना रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, है किसान को चैन कहाँ, वो करता रहता दिन भर काम। अरे ये नेटवर्क ना मिल ही नहीं रहा है। इधर होगा। दिखा दिखा दिखा, इधर थोड़ा सिग्नल है। अरे गया, क्या मुसीबत है। अरे गोपाल जी। जी गोपाल जी। आप कर क्या रहे हैं? अरे मैप में रास्ता ढूंढ रहा हूँ लेकिन सिग्नल ही नहीं मिल रहा, नेटवर्क ही नहीं है। आप इसको अंदर रखिए, रास्ता मैं बताता हूँ। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? प्रकृति को सुन रहा हूँ। प्रकृति को सुन रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब कोई उपाय नहीं सूझ रहा हो तो प्रकृति आपको रास्ता बताती है। नेचर जो है वो खुद ही आपको बताएगा आपको कहाँ जाना है। और ये आपको किसने बताया? ये बताया मनहर भाई ने। मनहर भाई छोटू भाई पटेल जो हैं हमारे आज के किसान, देश की शान। हम हैं गुजरात में, सूरत जिले में उम्बेल गांव में जाएंगे और मनहर भाई से मिलेंगे। जी हाँ, मनहर भाई वो किसान हैं जिन्होंने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अपनी सारी खेती बाड़ी की समस्याओं का हल बहुत ही प्राकृतिक ढंग से निकाला है। और उनका मानना है कि आप जो भी खेती करें, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो भी सीखा वो औरों को सिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मनहर भाई पटेल से। खेतीबाड़ी का मतलब है कि जो अपना मानव सृष्टि है उनको अच्छा खुराक देना और पर्यावरण को भी जो हानि होती है उसको भी कम करने का कोशिश करना है, वो फार्मर्स की जिम्मेदारी है। सूरत के उम्भेल गांव में रहने वाले मनहर भाई छोटू भाई पटेल पिछले 25 वर्षों से सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रहे हैं। अपने बाप दादा से मिली किसानी की विरासत को वो अपने जीवन की सबसे अमूल्य पूंजी मानते हैं। आज उनकी गणना गुजरात के बहुत ही सम्मानित किसानों में की जाती है। पिछले साल हमने 1200 किलो हल्दी पाउडर का बिक्री किया है। मैं कसे मार्केट या बाज़ार गया नहीं था, मेरे घर से ही लोग लेके गए थे। प्याज थे 300 मन यानी कि 6000 किलो, वो भी घर से बिक गए और पर केजी का मेरे को 5 रुपया ज़्यादा मिला है दूसरे फार्मर से। मूंग का उत्पादन था 80 मन यानी कि 1600 किलो मूंग हुआ था, उसका भी सेलिंग मेरे घर से ही हो गया। तो मेरे को भी गर्व है कि भाई मेरा कस्टमर मेरे घर पे आता है और मेरा जो दाम है वो दे के ही अपना लेके जाता है। मनहर भाई को बचपन से ही प्रकृति के करीब रहना अच्छा लगता था। पढ़ाई में प्रतिभाशाली मनहर भाई ने
केमिकल इंजीनियरिंग न चुनकर बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र के अध्ययन को चुना। फादर का तबीयत थोड़ा वीक होने से खेतीबाड़ी का व्यवसाय वो जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। मेरे 2 छोटे भैया कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमने प्रेम से खेती का व्यवसाय स्वीकार लिया। वनस्पति शास्त्र की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1960 में हुई हरित क्रांति से वो काफी प्रभावित थे। आज जैविक खेती के प्रणेता मनहर भाई एक जमाने में खुद रासायनिक खेती किया करते थे। 25 साल पहले हमने भी फर्टिलाइज़र कीटनाशक दवाइयाँ का ज़्यादा उपयोग किया था, मगर 90 के साल में मूंगफली का प्लांटेशन के बाद हमारे को समझ में आया कि मूंगफली का प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ, उसका कलर, उसका हाइट बॉडी बराबर था, मगर उसका पीक नहीं था, नीचे मूंगफली नहीं लगी थी। तो पिताजी ने विचार विमर्श किया तो उन्होंने बताया कि आपने जो ज़्यादा केमिकल यानी कि फर्टिलाइज़र कीटनाशक दवाइयों को उपयोग किया है तो आपकी जो सॉइल है वो एकदम हार्ड हो गई है। तो इसके लिए आपको पर्यावरण के साथ यानी कि सजीव खेती के साथ चलना होगा, तो अपनी ज़मीन फर्टाइल होएगी और वो उपजाऊ होएगी कि जो आपको पीक देगी। तो बाद में हमने 90 से शुरू कर दिया कि भाई केमिकल को लाना ही नहीं खेत में, 0 केमिकल। विरासत में मिली ज्ञान की पूंजी और विज्ञान की समझ से उन्होंने अपने खेत में वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल जैविक खेती के बहुत ही अनूठे और सरल उपाय किए हैं। जहाँ एक तरफ उन्हें जैविक खेती के विकास की उम्मीद है, वहीं रासायनिक खेती के बढ़ते चलन को देखकर उन्हें परेशानी भी है। अभी फार्मर्स के पास इतना नॉलेज है नहीं कि उसके पास कितना बोरी डालने का है, कितना ml दवाइयाँ डालनी है। वो बियॉन्ड लिमिट खेत में डाल रहे हैं कि जिसका ज़रूरत ही नहीं है। उससे पर्यावरण का भी हानि हुआ है, अपनी जो फर्टाइल लैंड थी वो भी बिन उपजाऊ हो गई है। और तो मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे करके ऐसा ग्रेजुअली हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे और अपना पास एग्रीकल्चर वेस्ट इतना है पूरा अपना देश में कि जिसका उपयोग करने से अपने ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ सके। किसानों को रासायनिक खेती से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से शिक्षित करना अब यही उनका मकसद है। एक तरफ जहां अपने ज्ञान को छुपाकर सबसे आगे निकल जाने का समय चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मनहर भाई अपने ज्ञान को बांटकर दूसरे किसानों को फायदा पहुंचाना ही अपनी सफलता मानते हैं। मेरे ऐसा समझता हूँ कि मेरा जीवन सफल हुआ है कि मैंने जो भी कुछ किया है वो समाज के लिए, ये सोसाइटी के लिए, फार्मर्स के लिए, और अपना पर्यावरण को जो हानि होती थी उसके लिए भी हमने कुछ करने का कोशिश किया है। और अपना जो उपभोक्ता है उनको जो सप्लाई है हमारा फूड प्रोडक्ट का, वो भी बिना खाद बिना दवाई वाला हम सप्लाई कर रहे हैं। तो मेरी जात के ऊपर मेरे को गर्व है। जैविक खेती के उत्थान के लिए की गई उनकी कोशिश को सरकार और समाज दोनों ने सराहा है। दर्जनों राजकीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित मनहर भाई का एक ही जीवन मंत्र है, आदमी को जीने के लिए पानी और खुराक चाहिए। फैक्ट्री चाहे कितनी भी बढ़ाओगे आप, बिल्डिंग ज़्यादा बढ़ाओगे, मगर उनमें से खुराक पैदा नहीं होएगा। खुराक जो पैदा होता है वो अपने खेत में ही होएगा, किसान के घर पे ही होएगा। प्रकृति की गोद में पले मनहर भाई का यही सपना है कि धरती की विरासत आने वाली पीढ़ियों को यूं ही मिलती रहे। मेरी राय ऐसी है कि फार्मर्स का मानो कि 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे चाहे कुछ भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मगर एक बच्चे को भी अपना परदादा दादा के जो ज़मीन दिए हुए फर्टाइल लैंड है उसको अनामत रख के उसके साथ खेती का व्यवसाय करना ही चाहिए, जिससे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को विरासत में हम बढ़िया वाला फर्टाइल लैंड दे सके। जीवन मायो तारी ले जो जीने ताप जगत ना छायो भी जाने दे जो।
आप तैयार हो जाइए, गन्ने के टुकड़े कटे पड़े हैं, आपका खेत तैयार है। हमारे जजेस देखेंगे कि कौन कितनी सफाई से और वैज्ञानिक तरीके से गन्ने को लगाता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। देश की शान किसान ढूंढने निकला है बेहतरीन किसान को। इस कड़ी में हम जिस भी इलाके में जाते हैं वहाँ कुछ कृषि से संबंधित प्रतियोगिता खेलते हैं, बेहतरीन किसानों को चुनते हैं और उन खेलों के बाद हम तय करते हैं कि कौन है वहाँ का बेहतरीन यानी बेस्ट किसान। और स्वागत है खेती के इस अड्डे पर। ये हमारे कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत गंभीर चर्चा होती है किसानी और खेती को लेकर, और होते हैं बेहद दिलचस्प और मनोरंजक प्रतियोगिता। आपको इन्हीं चीजों में ज्यादा रुचि है ना? जी जी, शुक्रिया। कभी कभी तो ये फालतू के चुटकुले भी सुना देते हैं। अरे फालतू के चुटकुले से याद आया, एक बार एक हाथी और एक चींटी ना। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। जिस काम के लिए आए हैं पहले ये करते हैं, ये चुटकुला ब्रेक के समय सुना दीजिएगा। ये भी ठीक रहेगा। तो आज हम हैं उम्बेल गांव में, गुजरात में, और सबसे पहले हम मिलेंगे देश की शान मनहर भाई से, फिर हम मिलेंगे एक विशेषज्ञ से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं देश की शान श्री मनहर भाई छोटू भाई पटेल को। मनहर भाई जी। जैसा कि हमने आपके बारे में वीडियो में देखा, आप ऑर्गेनिक यानी कि सजीव खेती करते हैं, तो क्या इस इलाके के और भी किसान आपसे प्रेरणा लेकर इसको अपना रहे? हमारा सूरत डिस्ट्रिक्ट में 125 फार्मर का ग्रुप है, वो अलग अलग गांव के हैं। उसका सब मीटिंग हर मास के पहले शनिवार को दोपहर 3 बजे होता है, और वो ऑफिस में, और एसी ऑफिस में नहीं होता है, घर में नहीं होता है, मगर जिस फार्मर के फील्ड है वहाँ पे होता है। इसमें आप एक दूसरे को बताते हैं कि मैंने क्या उपयोग किया, आप किस तरह से कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से बांटते हैं, ज्ञान। जो सब लोग आते हो उसमें एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी होते थे, जैसे केवीके का जो डायरेक्टर होता है सूरत डिस्ट्रिक्ट का पस्सा के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सब फार्मर लोग हमको क्वेश्चन करेंगे कि कैसे डाला बीज, कितना खाद दिया, कितना पानी दिया, कितने बार उसको खरपतवार निकाला, और पीक कितने टाइम के बाद निकाला, और इसका पीक का जो कलेक्शन हुआ उसको कहाँ बेचते हैं, घर पे बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं, अगर कहाँ पे बेचते हैं। एक और बात कही मनहर भाई आपने कि जो पर्यावरण का जो एक संतुलन होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस, वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बात कही और ये बहुत ज़रूरी बात है। इसमें सजीव खेती भी अपने तरह से एक योगदान दे रहा है। आज का दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग होने का कई कारण है, इसमें से एक है ये रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई की बियॉन्ड लिमिट उपयोग करते हैं फार्मर्स, तो उससे भी पर्यावरण को हानि पहुंचती है और पर्यावरण का भी संतुलन बिगड़ता है। तो ये जो सजीव खेती है, ये करने से इसमें क्या फ़र्क आ जाता है, किस तरह से? सजीव खेती करेंगे तो इस जो पर्यावरण का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो हम बनाए रखेंगे, और इकोलॉजिकल बैलेंस तो आदमी, प्राणी, पक्षी सबके लिए ज़रूरी है। अकेला मनुष्य जिंदा नहीं रह सकेंगे, पर्यावरण के साथ भी उसको चलना होगा। पर्यावरण को डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं हम जी सकेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही मनहर भाई आपने, इस पे और चर्चा करेंगे शो में आगे चलकर। हमारे शो की परंपरा है कि हम देश की शान किसान का सम्मान करते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि देश की शान मनहर भाई हमारे साथ हैं। चलिए इनका सम्मान किया जाए। खेती के इस अड्डे पर हम हर हफ्ते एक किसान भाई को बुलाएंगे, एक ऐसे किसान जो देश की शान है, और साथ में बुलाएंगे एक ऐसे विशेषज्ञ को जो उस क्षेत्र की जानकारी, उस क्षेत्र की खेती के बारे में विस्तार से हमें बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर जिले में एक केवीके होता है, कृषि विज्ञान केंद्र। हमें बहुत खुशी है कि सूरत के केवीके के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर
डॉक्टर जयेश पस्तागिया हमारे साथ आने वाले हैं। आइए उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सूरत जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रमुख पद पर कार्यरत स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर जे पस्तागिया एक कृषि वैज्ञानिक हैं। सरदार पटेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर पस्तागिया ने कृषि के क्षेत्र में कई सफल संशोधन किए हैं। शुगरकेन में एक पेस्ट आ रही थी, शुगरकेन वाइट फ्लाई। यहाँ पे उसके कंट्रोल के लिए शुगर फैक्ट्रीज एरियल स्प्रेइंग कर रही थी, हवाई छंटकाव करते थे। तो हमने और हमारी टीम ने हमने उसके 4 पैरासाइट्स आइडेंटिफाई किए। और जनरली क्या होता था कि एरियल स्प्रेइंग से हम पैरासाइट को ही मार रहे थे। तो हमने उसको उसकी टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली कि कैसे उसको कंजर्व किया जाए, उसको संभाला जाए। तो हमने वो एरियल स्प्रेइंग बंद करवाया। तो उसका एडवांटेज क्या हुआ कि अभी वो इंसेक्ट और नेचुरल एनिमीज़ का बैलेंस एस्टेब्लिश हो गया है। तो अभी भी जब भी पेस्ट आती है तो तुरंत ही वो नेचुरल एनिमीज़ आ जाते हैं और उसका काम कर लेते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। कृषि विज्ञान केंद्र सूरत किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वो तकनीकी मदद हो या ज्यादा मुनाफा कमाने की तकनीक। डॉक्टर पस्तागिया हर कदम पर किसानों के मार्गदर्शन को तत्पर रहते हैं। कोई भी फार्मर्स कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे यहाँ से ले सकता है। हमने हमारे सभी के मोबाइल नंबर्स फार्मर्स को दिए हैं और वो फार्मर्स हमें कभी भी फ़ोन करके हमें बता सकता है। दूसरा, हमने बहुत सारे ग्रुप बना के रखे हैं। उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का ग्रुप है, हम टेरेस गार्डनिंग का काम करते हैं तो उसका ग्रुप है, हनी बी का मैं काम कर रहा हूँ तो हनी बी के भी ग्रुप्स बना के रखे हैं और दूसरे बहुत सारे ग्रुप्स में भी इन्वॉल्व हूँ। तो फार्मर्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ग्रुप में वो अपने फोटोग्राफ्स पोस्ट करके हमें इंफॉर्मेशन ले सकता है। कृषि के विकास और किसानों की उन्नति में सूरत का कृषि विज्ञान केंद्र एक बड़ा योगदान दे रहा है। डॉक्टर पस्तागिया कृषि विज्ञान केंद्र सूरत के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में सराहनीय काम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे जजेस एक बार देख लें, मुआयना कर लें किसने किस तरह से बोया है गन्नों को। वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है देश की शान किसान। हमारा खेती का अड्डा जारी है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर जयेश पस्तागिया का हमारे इस खेती के अड्डे पर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जैसा कि हमें वीडियो से पता चला कि हर ज़िले में एक केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसान कृषि विज्ञान केंद्र तक आते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र किसानों तक जाता है? एक्चुअली जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो खेडूतों के लिए ही बनाया गया है और हम ज़्यादातर खेडूतों के पास ही जाते हैं। बहुत सारे इंटीरियर विलेजेस में जाते हैं। फिर बाद में एक संबंध होने के बाद खेडूत फार्मर्स जो है वो भी हमारे यहाँ आना शुरू करते हैं और एक संबंध हो जाता है साइंटिस्ट और फार्मर्स का। तो इससे एडवांटेज ये होता है कि फार्मर्स जब खुलेगा तो अपनी बात कर सकेगा, उसके जो प्रॉब्लम्स है वो कर पाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो आपने एक ग्रुप बनाया है, 100 से भी ज़्यादा सजीव खेती वाले फार्मर्स का एक अलग ग्रुप बनाया है, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे करते हैं, क्या होता है? एक्चुअली अभी हम देख रहे हैं कि हमारी परिस्थिति कैसे हो रही है। फार्मर्स जो है वो ज़्यादा खाद डालते हैं, ज़्यादातर पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो हम सब जानते हैं। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि फार्मर्स को हम थोड़ा और सजीव खेती की और या ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ले जाए। तो हमने एक सोचा कि ऐसा एक ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि सूरत बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत सारा 9 तहसील्स है और बहुत सारे फार्मर्स अपने से ऑर्गेनिक फार्मिंग सजीव खेती कर रहे हैं। और पहले तो हम उस सबको इकट्ठा करना चाहते थे कि हम सबको इकट्ठा करें, सबका एक ग्रुप बनाए और दूसरे जो फार्मर्स है उसमें एक मैसेज पहुंचे कि ये जो फार्मर्स है वो जो कर रहे हैं तो उसके लाइन पे हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने ये सोच के हमने एक इनिशिएटिव लिया और हमने सोचा कि उसमें हर मंथली रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगे और ऐसी जगह मिलना है कि जो फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और उसका एडवांटेज क्या होता है कि जिसी के फार्मर्स में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले तो फार्मर्स आते ही है, साथ में नज़दीक के गांव वाले दूसरे फार्मर्स भी आते हैं। तो फार्मर्स का एक नेचर होता है, जब तक वो देखेगा नहीं तब तक वो करेगा नहीं।
पहली बात है। और जब एक फार्मर करेगा उसका सक्सेसफुल एग्जांपल देख के दूसरे भी एडप्ट करेंगे। तो फार्मर से फार्मर्स का एक्सटेंशन है, इसमें काफ़ी रोल ये करता है। और हमारा ये ग्रुप का एडवांटेज क्या हुआ कि सूरत डिस्ट्रिक्ट के सभी जो अच्छे फार्मर्स है वो भी एक ग्रुप बन के वो अपने सभी इंटरेक्शन करने लगे हैं। जहाँ प्रॉब्लम है वो हमारा संपर्क करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे का देख के काफ़ी कुछ प्रोग्रेस करने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे और बातें करेंगे। हम फिलहाल चाहते हैं कि आप जज की कुर्सी पर भी बैठें। आज के हमारे एपिसोड के लिए आप दोनों जज बनेंगे, और उससे पहले हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं। देश की शान किसान ढूंढने निकला है बेहतरीन किसान को। इस कड़ी में हम जिस भी इलाके में जाते हैं वहाँ कुछ कृषि से संबंधित प्रतियोगिता खेलते हैं, बेहतरीन किसानों को चुनते हैं और उन खेलों के बाद हम तय करते हैं कि कौन है वहाँ का बेहतरीन यानी बेस्ट किसान। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, अब जरा प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। प्रतियोगियों को बुलाया जाए, क्या कहते हैं? बिल्कुल बुलाया जाए। हमारे साथ उम्बेल गांव के 4 किसान भाई हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हर हफ्ते बेहतरीन किसानों को चुनने की प्रक्रिया में हमारी टीम हर इलाके के कृषि विज्ञान केंद्रों तक जाती है। वहां किसानों की लंबी फहरिस्त में से कुछ किसानों को चुनकर उनके साथ खेला जाता है पहला मुकाबला। गुजरात का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस में है? वो इतना अपने को आइडिया नहीं है। सवाल क्या था आपका? गुजरात का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस में है? गुजरात का सबसे ज़्यादा गुजरात का ये है ना, क्या गुजरात ना शू गुजरात का है, इसमें वो फ्रूट में जाता है, चीकू वगैरह ये सब में आते हैं। गुजरात में सब्जी ज़्यादा पकता है और आम। मूंगफली होता है। कॉटन। कपास नहीं होता। गन्ना। आम का और गन्ने का। गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे? इतना तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन होता तो अपने यहाँ भी है। मेरे इधर गन्ना होता है। गेहूं का गुजरात और MP, छत्तीसगढ़। गेहूं का पंजाब, आंध्र में। अभी महाराष्ट्र में ही है सर। गेहूं का ज्यादा करके पंजाब और हरियाणा में ज्यादा होता है। पंजाब में। अंगूर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से? भाई जो अपने यहाँ मतलब होता है, उपलब्ध होता है, उसी के बारे में पता है। कुछ भी बोल के कोई फायदा नहीं है। महाराष्ट्र। ये भी महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में। और इस तरह किसानों की एक लंबी फहरिस्त से गुजरकर हम चुनते हैं हफ्ते के 4 किसान प्रतियोगी। मुबारक हो, आप चुन लिए गए हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पेश पटेल है। मेरा नाम प्रज्ञेश पटेल है। विमल भाई पटेल। सुनील भाई। आप कौन से गांव से हैं? सूरत गुजरात। उम्बेल गुजरात से। मैं उम्बेल गांव से हूँ। उम्बेल गांव से। कितने एकड़ में फार्मिंग करते हो? 12 एकड़ में। 8 एकड़ में। 18 एकड़ में। 6 एकड़ में। खेत में क्या क्या उगाते हो? मैं गन्ना और नीलगिरी का प्रोडक्शन लेता हूँ। शुगर केन और नीलगिरी। सब्जी पकाता हूँ। तो चलिए देखते हैं इन 4 चुने हुए प्रतियोगियों में से कौन बनता है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। तो आइए मिलते हैं पहले प्रतियोगी से। हमारे साथ हैं विमल भाई। विमल भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है विमल भाई। नमस्कार। नमस्कार। हमारे अगले प्रतियोगी, हमारे अगले खिलाड़ी हैं कल्पेश भाई। कल्पेश भाई, स्वागत है। नमस्कार कल्पेश भाई। चलिए अब बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। प्रज्ञेश भाई। आइए, स्वागत है आपका। अब हमारे आखिरी प्रतियोगी हैं सुनील भाई। सुनील भाई आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। तो सारे खिलाड़ी मैदान पर उतर चुके हैं, हमारे जजेस भी तैयार हैं। एक बार सबके लिए तालियां हो जाएं। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। आप कोई फालतू सा जोक सुनाना चाहते थे ना? हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, यही मौका है, सुना दीजिए झटपट।
ठीक है गुरपाल जी, जी गोपाल जी, ये बताइए कि सबसे अच्छी सेल्फी कौन ले सकता है? कौन ले सकता है? आप सोचिए जरा। आप बताइए। सबसे अच्छी सेल्फी ले सकता है एक पुलिस वाला। पुलिस वाला? क्यों? क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। उफ, हम लेते हैं सेल्फी, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर कुछ तस्वीरें पड़ी हैं फलों की और सब्जियों की, इस तरफ पड़ी हैं उनके बीजों की। आपको मैच करना है, उसका बीज ढूंढ के मुझे देना है, फिर जाके दूसरा ढूंढना है, तीसरा, जितना भी आप कर पाएं। इसके लिए आपको मिलेगा 1 मिनट का समय। आपका समय शुरू होता है अब। गोपाल जी, जी गुरपाल जी, कितनी सेल्फियां लेंगे? ब्रेक खत्म हो गया है, वेलकम कीजिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है देश की शान किसान। हम हैं उम्भेल गांव में, गुजरात में, और उम्भेल के साथियों के साथ हमारा किसान का अड्डा जारी है। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हम ढूंढ रहे हैं देश के बेहतरीन किसान। हम कुछ प्रतियोगिता खेलेंगे जो कृषि से संबंध रखते हैं, और हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि इन 4 बेहतरीन किसानों में से बेस्ट किसान कौन है। और इन खेल में से जो चर्चा निकलेगी उससे हम कुछ सीख भी पाएंगे। तो हमारे इस शो में 4 राउंड होंगे और हर राउंड के बाद हमारे जज फैसला बताएंगे कि कौन उस राउंड का विजेता रहा, कौन आगे रहा। जी, और चारों राउंड का जब टोटल किया जाएगा तब हम देखेंगे कि इस एपिसोड का विजेता कौन है, और वही होगा इस इलाके का बेहतरीन किसान। चलिए शुरू करते हैं। इसके नियम बहुत ही आसान हैं। आपको वही करना है जो आप खेतों में करते हैं, जिसमें आप उस्ताद हैं, लेकिन वहां आपको समय मिलता है। यहाँ हम आपको बहुत कम समय देने वाले हैं। जो भी आपको करना है 90 सेकंड के अंदर करना है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। गन्ने के टुकड़े कटे पड़े हैं, आपका खेत तैयार है। हमारे जजेस देखेंगे कि कौन कितनी सफाई से और वैज्ञानिक तरीके से गन्ने को लगाता है। उसी के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। एक एक करके हमारे प्रतियोगी आएंगे, और हमारे सबसे पहले प्रतियोगी हैं सुनील भाई। आइए सुनील भाई। तो आपका समय शुरू होता है अब। सुनील भाई के 90 सेकंड शुरू हो चुके हैं। सुनील भाई चुस्ती से, तेजी से, यहाँ बहुत कम टाइम मिला आपको। हाँ, जो भी आपको करना है बहुत जल्दी से करना है। सुनील भाई पहले खोद रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, मुझे लगा शायद एक एक करके खोदते और एक एक करके लगाते, लेकिन उन्होंने पहले खुदाई कर ली। अब ये सही आपको क्या लगता है? तो जजेस बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है एक एक करके करते। मुझे लगता है इसमें जो है कई सारे पहलू हैं। किसने सही हथियार चुना, औजार, सॉरी। बिल्कुल। अभी आपके पास बहुत समय है। जितने ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट में आप लगा सकते हैं सफाई से, उतने ज्यादा अंक आपको मिलेंगे। क्यों? लगभग 20 सेकंड और हैं आपके पास। दस सेकंड बाकी हैं सुनील भाई। 5, 4, 3, 2, 1। बच गया भोंपू। समय समाप्त, भोंपू बच चुका है। शुक्रिया सुनील भाई। हमारे अगले प्रतियोगी हैं प्रज्ञेश भाई। प्रज्ञेश भाई आ जाइए। तो आपका समय शुरू होता है अब। बच गया भोंपू, तेजी से। बहुत कम समय है प्रज्ञेश भाई, देखते हैं कम समय में आप कितने गुल खिलाएंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा आप लगाना चाहें लगा सकते हैं 90 सेकंड में, और वो भी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से सही होना चाहिए। उसी के आधार पर अंक मिलेंगे। तीस सेकंड हो गए, आपके पास 1 मिनट और है। उन्होंने बहुत सारे गन्ने उठा लिए, क्या कहते हैं?
देखिए गोपाल जी, इन्होंने ऐसे ऐसे करके लगाया है, कुछ तो तरीका कर रहे हैं। इनका थोड़ा तरीका अलग है। अब ये सही है या गलत है ये तो हमारे एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन अलग तो है। क्या कहते हैं? बिल्कुल अलग है। और भी लगा सकते हैं आप। आपका भांपू बच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत उत्सुक हैं एक फालतू सा चुटकुला सुनाने के लिए। इनको इजाजत है? सुनाइए ना फिर। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। मैंने सोचा, बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि ये चुटकुला इतना फालतू है कि इसे सुना के दर्शकों का टाइम क्यों बर्बाद किया जाए। चलिए तो फिर एक छोटा सा ब्रेक ले ही लेते हैं। यही आपने बहुत मजेदार बात कर दी गोपाल जी, ब्रेक लेते हैं। हमने प्रतियोगियों के सामने कुछ पत्ते रखे हैं। अब उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उन्हें पत्तों की पहचान करनी है और हमें बताना है कि वो कौन से पत्ते हैं। उनको मिलेगा 1 मिनट का समय। वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है देश की शान किसान। हमारा खेती का अड्डा जारी है। हमारे साथ अब आएंगे कल्पेश भाई। कल्पेश भाई आइए मैदान में। आपका समय शुरू हो रहा है अब। भांपू बच गया है। इन्होंने गड्ढा लेकिन अच्छा ज्यादा गहरा खोदा है ऐसा मुझे लग रहा है। वही अच्छे से मेरा जी बिल्कुल मतलब था। अब देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा इन्होंने और ज्यादा और पास में रखे हैं। अच्छा आपके पास तकरीबन 20 सेकंड और बाकी हैं। इन्होंने काफी सारे गन्ने लगा दिए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं मिट्टी ढकने का समय आ चुका है। अब 10 सेकंड और बाकी हैं आपके पास कल्पेश भाई। फुर्ती दिखानी होगी। 3, 2, 1 समय समाप्त। फटाफट विलंब ना करते हुए अगले प्रतियोगी को बुला लिया जाए। गुरपाल जी। विमल भाई आइए मैदान में। विमल भाई आ जाइए और आपका समय शुरू होता है। बच गया भांपू। इतने उत्साह में बजा है गिर भी। ये विमल भाई बहुत तेजी से। विमल भाई ने देखिए बाकी लोगों की टेक्निक्स इन्होंने जो है ध्यान से देखी है। समय का सदुपयोग कर रहे हैं एकदम और बहुत चुस्ती से। क्या बात है। लेकिन इन्होंने गड्ढा ज्यादा गहरा खोदा नहीं है। ओह ये तो काट भी रहे गड्ढे को सही ढंग से। देखिए सेकंड अभी भी हैं आपके पास। देखिए इन्होंने बहुत दबा के नहीं, ऐसे खुला खुला रखा है। शायद वो गन्ने को हवा और पानी के लिए शायद अच्छा है, जहाँ तक मेरी जानकारी।
अब हम चाहते हैं कि हमारे जजेस एक बार देख लें, मुआयना कर लें किसने किस तरह से बोया है गन्नों को। जजेस मुआयना कर चुके हैं, विचार विमर्श कर चुके हैं, तो आइए पूछते हैं हमारे जजेस से किस प्रतियोगी का कैसा प्रदर्शन रहा। डॉक्टर जयेश, जनरली गन्ने का हम जब प्लांटिंग करते हैं तो उसमें 3 आँख या 2 आँख वाले टुकड़े जो होते हैं वो हम एंड टू एंड या थोड़ा डिस्टेंस पे लगाते हैं। तो मनहर भाई और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप गन्ना बो रहे होते हैं? सड़े हुए बीज के टुकड़े निकाल देना चाहिए। इसको सही डिस्टेंस है, यानी कि दोनों टुकड़े के बीच में भी थोड़ा जगह रखना चाहिए, क्योंकि सीड भी कम लगेगा, अपने को ट्रांसपोर्ट भी कम लगेगा। और तीसरा है सही तरह से ऊपर मिट्टी होना ज़रूरी है कि जब भी उसका पानी इरिगेशन होएगा तो सही तरह से उसका स्प्राउटिंग होएगा। तो मिट्टी को दबाना जरूरी रहता है? दबाने की जरूरत नहीं है, मगर पूरा कवर होना चाहिए, ढकना जरूरी है। वो लास्ट वाला जो दिखता है वो सही नहीं है। हाँ, वो खुला नहीं होना चाहिए, बीच में भी इसमें भी खुला दिख रहा है। उसके ऊपर थोड़ी बहुत भी रहनी चाहिए। ज़्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं, बड़े बड़े टुकड़े लगा देते हैं और ज़्यादातर ओपन ही रहते हैं, तो उसमें पूरा जर्मिनेशन आता नहीं है, सीड भी ज़्यादा जाता है और फिर बाद में टाइम लेट भी हो जाता है, तो प्रोडक्शन इतना मिलता नहीं है। उसी हिसाब से देखें तो सुनील भाई ने क्या किया कि उन्होंने 3 आँख वाले टुकड़े तो किए, और दूसरा एक चीज़ है कि जब टुकड़े हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें डिजीज़ वाले नहीं होने चाहिए, तो सभी ने वो तो थोड़ा ध्यान नहीं रखा, एक में तो आ भी गया है देखा मैंने। तो सुनील भाई ने क्या किया, एंड टू एंड तो रखा, बराबर है, और उन्होंने 7 टुकड़े लगाए, साधन भी अच्छा यूज़ किया, और ढकने में उन्होंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी, अच्छे से ढकना चाहिए, और लास्ट वाला जो है वो थोड़ा बाहर रह गया है। दूसरा जो है प्रज्ञेश भाई, उसने भी लाइन टू लाइन लगाया है, अच्छा लगाया है, उन्होंने 7 गन्ने लगाए हैं। कल्पेश भाई की बात करें तो उन्होंने हड़बड़ी में 1.5 भी लगा दिया है, ज़्यादा गन्ने लगाने की दौड़ में, और ज़्यादातर फार्मर ये भी यहाँ कर रहे हैं, डबल लगा देते 1.5, वो गलत है। विमल भाई ने जो साइंटिफिक वे है, 2 आँख के टुकड़े में एडवांटेज क्या रहता है कि उनकी दोनों जो आइज़ है वो साइड में रहती है, तो जर्मिनेशन अच्छा निकलता है, पौधा अच्छा निकल जाता है। तो उन्होंने पहले काटा उसको, फिर बाद में थोड़ा स्पेस पे लगाया, तो 2 प्लांट के बीच में स्पेस भी रहेगा तो अच्छा रहेगा, और अच्छी तरह से उसको ढक दिया है। तो मेरे हिसाब से विमल भाई को ये इनाम, ये पहला नंबर जाना चाहिए। तो विमल भाई के लिए तालियां। गोपाल जी, जी गोपाल जी, ये तो बड़ा मजेदार रहा, खेल का खेल हो गया और ज्ञान मिल गया सो अलग कि गन्ना कैसे लगाया जाए। बिल्कुल, यही तो हमारा मकसद है इस शो का। गोपाल जी, जी गोपाल जी, ये खेल तो बहुत मजेदार था, अब अगला खेल क्या है? गोपाल जी, अगला खेल जो है ना, वो खेल नहीं है, वो काम की बातें हैं। जब हमारे पास 2 बड़े बड़े महारथी आए हुए हैं, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और कृषि चर्चा की जाए। तो डॉक्टर जयेश, ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है ऐसी सजीव खेती के लिए कुछ मेले या ऐसा कुछ सेमिनार या ऐसा कुछ करता रहता है? रेगुलरली ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं हम। ये जो सभी फार्मर्स हैं उनको कभी भी फ़ोन पे या कोई भी प्रॉब्लम है, इंसेक्ट पेस्ट का प्रॉब्लम है या कोई मैनेजमेंट के बारे में प्रॉब्लम है, तो वो हमें कभी भी फ़ोन करके हमें ये कर सकते हैं। दूसरा, हम हमारे KVK से जो बायो फर्टिलाइज़र्स हमारी यूनिवर्सिटी बना रही है, वो सभी बायो फर्टिलाइज़र हम अपने यहाँ से उनको अवेलेबल करते हैं, उनको वहीं पे मिल जाएगा। तो हमारा हेल्प फार्मर्स के लिए मीन्स हमारा कंटिन्यूस एफर्ट्स रहता ही है। चलिए पूछते हैं अपने प्रतियोगियों से, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? मेरा तो एक ही प्रॉब्लम है, वो खेत में चूहा आता है ना, उंदर, उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? रेट की बात करें, उंदर का सॉल्यूशन है, लेकिन वो सभी को एक साथ करना पड़ेगा। एक फार्मर करेगा या 2 फार्मर करेगा तो उससे नहीं होगा। जनरली हम फार्मर्स और दूसरे लोग क्या गलती करते हैं, पहले ही दिन उसमें पॉइजन मिला के खिला देते हैं। तो रोडेंट्स जो रैट है वो बहुत चतुर प्राणी है, उसको थोड़ा भी भनक लग गया कि भाई ये चीज़ मेरे लिए खाने लायक नहीं है, तो दूसरी बार उसमें जो भी कुछ यूज़ हुआ है, मानो गेहूँ यूज़ हुए है या मूंगफली का तेल हुआ है, उसको दूसरी बार खाएगा ही नहीं।
तो उसमें हम जो कर रहे हैं उसमें मेथोडोलॉजी में चेंज करना ज़रूरी है कि पहले 3 दिन हम उसको बिना खाद का बिना पॉइजन वाला खिलाए और चौथे दिन उसको पॉइजन वाला खिलाए। दूसरा मुझे एक कहना है कि ये रोडेंट्स बढ़े क्यों, रेट्स बढ़े क्यों, तो उसको उसके जो खाने वाले वो हमारे सांप जो है उसका पॉपुलेशन हमने जो कीटनाशक डाला तो उसकी वजह से उसका पॉपुलेशन कम हो गया है। हमने जहाँ देखा उसको मार दिया है, तो उसके एब्सेंस में ये बढ़ रहा है। तो ये वही तो जो सजीव खेती की बात है तो उसमें सब ये आ जाएगा, तो फिर से नेचुरल बैलेंस उसमें भी आ जाएगा। जी, ये बहुत अहम जानकारी है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खेती का अड्डा। तो दोस्तों, आप खेल के लिए तैयार हैं? बहुत ही दिलचस्प खेल है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें पड़ी हैं फलों की और सब्जियों की, इस तरफ पड़ी हैं उनके बीजों की। आपको मैच करना है, उसका बीज ढूंढ के मुझे देना है, फिर जाके दूसरा ढूंढना है, तीसरा, जितना भी आप कर पाएं। और इसके लिए आपको मिलेगा केवल 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट का समय। विमल भाई, आपके साथ शुरू करते हैं, आइए मैदान में। विमल भाई, आपका समय शुरू होता है। आप भोंपू बच चुका है और तस्वीर ढूंढ ली गई है। इसका बीज ढूंढना है। तस्वीर जो आपने पकड़ी है, आराम से, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, सही बीज ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं पकड़ता हूँ अभी। हाँ, बिल्कुल। इस बार थोड़ा समय लग रहा है। 30 सेकंड हो गए, बिल्कुल। दूसरा भी 30 सेकंड गया है। विमल भाई काफी तेजी से। कितना समय बचा है विमल भाई के पास? विमल भाई के पास 20 सेकंड बचे हैं। 20 सेकंड बचे हैं। क्या बात है, क्या बात है। दस सेकंड और है विमल भाई के पास। 10 सेकंड। विमल भाई 5 सेकंड। 4 3 2 1। बापू, चलिए लाइए, इसको ले लेते हैं क्योंकि आपने ले चुन लिया था। दूसरे खिलाड़ी को बुला लिया जाए। तो चलिए, अब हमारे साथ आएंगे कल्पेश भाई। कल्पेश भाई, आइए मैदान में। और कल्पेश भाई, ये बजा भोंपू और ये आपका समय शुरू हो गया है। दौड़िए। 60 सेकंड बहुत कम समय होता है और बहुत मुश्किल खेल है। एक असली किसान ही ये खेल जीत सकता है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। क्या आप ये खेल खेल पाते हैं गुरपाल जी? जी, मैं तो फल खाता हूँ, सब्जियाँ थोड़ी कम खाता हूँ और बीज तो बिल्कुल ही नहीं खाता। क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे खेल की बात कर रहा हूँ, खाने की बात कर रहे हैं। ओहो, दरअसल लगता है आपको भूख लग गई है। आपके पास 20 सेकंड और हैं कल्पेश भाई। कल्पेश भाई ने एक और ढूंढ निकाला है, चलिए देखते हैं। कल्पेश भाई, 10 सेकंड का समय है अब आपके पास। कल्पेश भाई ढूंढ रहे हैं। 5 4 3 2 1। समय समाप्त। हमारा खेल बहुत ही मजेदार मोड़ पर आ चुका है, लेकिन वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन कल हम ये खेल यहीं से आगे बढ़ाएंगे, इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। बहुत मजा भी आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत सारे नए साथी भी मिले। इससे बेहतर क्या हो सकता है। जी हाँ, और ये मस्ती, ये खेल जारी रहेगा। कल हम वापस इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम देश की शान किसान। होता में चलो म्हारी सैयरो, हंसता रमता जल भरवाने जइयो रे। होता में चलो म्हारी सैयरो, हंसता रमता जल भरवाने जइयो रे। अरे ऊंची गोरी पातड़ी जल भरवाने जाए। अरे ऊंची गोरी पातड़ी जल भरवाने जाए। और कांटो वाग्यो प्रेम नो
भी झोला खाए। हो तमे चलो मारी सैयरो हंसता रमता जल भरवाने जइयो रे। हो तमे चलो मारी सैयरो हंसता रमता जल भरवाने जइयो रे। हो तमे चलो मारी सैयरो हंसता रमता जल भरवाने जइयो रे। हमने प्रतियोगियों के सामने कुछ पत्ते रखे हैं। अब उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उन्हें पत्तों की पहचान करनी है। वो उसके आकार से, उसको छूकर, उसको सूंघकर किसी भी तरह से पहचान करनी है और हमें बताना है कि वो कौन से पत्ते हैं। उनको मिलेगा 1 मिनट का समय। भारत में कृषि में सिंचाई के लिए किस संसाधन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? तालाब, नदी, कुआं या नहर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यानी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, जो शक्कर बनाने के लिए जो संस्था है, ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कानपुर या पिंपरी? जजेस बताएं आज कौन जीता?